यह एक काल्पनिक कहानी है। इसमें दिखाई गई घटनाएं, पात्र और संवाद पूरी तरह से लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। इसका कोई संबंध किसी वास्तविक व्यक्ति या घटना से नहीं है। आरव ने अकेले ही 4 दिग्गजों का सामना किया था और उसने इस युग के तलवार सम्राट को भी हरा दिया था। यह खबर पूरे महाद्वीप में बवंडर की तरह फैल गई। बेशक इस खबर का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा यह था कि आरव ने खुद एक तलवार साधक होते हुए इस युग के तलवार सम्राट को हराया था। पूरे महाद्वीप के इतिहास में पहले कभी किसी तलवार साधक ने तलवार सम्राट को नहीं हराया था। अतीत में तलवार सम्राट तलवार साधकों के लिए सर्वोच्च उपाधि थी और यह तलवारबाजों के बीच सबसे शक्तिशाली का प्रतिनिधित्व करती थी। फिर भी अब एक तलवार साधक ने तलवार सम्राट को हरा दिया था। तो इसका क्या मतलब था? अनगिनत तलवार साधक हैरान थे। तलवार सम्राट उनके दिलों में एक पवित्र उपाधि की तरह था। हर एक तलवार साधक तलवार सम्राट बनने में गर्व महसूस करता था। दूसरे शब्दों में तलवार सम्राट दुनिया के सभी तलवार साधकों का प्रतिनिधि था। फिर भी अब उनके दिलों में सर्वोच्च और सबसे पवित्र तलवार सम्राट वास्तव में हार गया था। इसके अलावा यह एक तलवार साधक द्वारा ही किया गया था। वे समझ नहीं पा रहे थे कि उन्हें दुखी होना चाहिए या उत्साहित। दुख इसलिए था क्योंकि तलवार सम्राट वास्तव में हार गया था, जबकि उत्साह इसलिए था क्योंकि तलवार सम्राट को वास्तव में हराया जा सकता था। चाहे जो भी हो, इस समय मृत्युलोक के युवा पीढ़ी के सभी साधक एक व्यक्ति का नाम जानते थे और वह नाम था आरव। तलवार संप्रदाय। शीतसमीर खाई। शीतसमीर खाई के भीतर एक विशाल चट्टान पर सफेद पोशाक पहने एक महिला चुपचाप खड़ी थी। उस महिला के नैनंक्ष एक खिले हुए कमल की तरह अत्यंत सुंदर थे और उसके लंबे बाल कंधों पर खुले लटके थे। वह चट्टान पर शांति से खड़ी थी, जबकि सामने से आती हल्की हवा उसके कानों के पास बालों की लटों को धीरे से लहरा रही थी। उसकी निगाहें उत्तर की ओर टिकी थीं, लेकिन वे केंद्रित नहीं थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वह कुछ ढूंढ रही हो या कुछ सोच रही हो। इसी तरह वह महिला लगभग 4 घंटे तक उस विशाल चट्टान पर खड़ी रही और अंततः जब क्षितिज पर लालिमा धीरे धीरे कम हो गई तो उसने अपनी निगाहें हटा लीं। अचानक उसकी सुंदर भौहें सिकुड़ गईं और उसका गोरा हाथ उसके पेट की ओर बढ़ा जो स्पष्ट रूप से उभरा हुआ था। उसने अपने पेट को धीरे से सहलाया और उसके ठंडे चेहरे पर कोमलता की एक दुर्लभ झलक दिखाई दी। थोड़ी देर बाद उस महिला ने फिर से उत्तर की ओर देखा और फिर उसके होंठ धीरे से खुले और वह धीमी आवाज में बुदबुदाई, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। पुष्प महल। निष्प्रेम खाई के नीचे उसने अकेले 4 महान दिग्गजों से लड़ाई लड़ी और उस तलवार सम्राट को भी हरा दिया जिसने रहस्यमय प्राचीन म्यान की स्वीकृति प्राप्त की थी। साथ ही उसके पास एक रहस्यमय प्राकृतिक खजाना भी है। सरिता के सामने बैठी एक महिला ने एक पत्र को देखते हुए उसकी सामग्री धीरे धीरे पढ़ी। इस समय सरिता की रंगत बहुत बेहतर थी क्योंकि किसी अज्ञात कारण से यानिका जो उसे हर दिन प्रताड़ित करती थी, उसे संप्रदाय में दूसरी जगह भेज दिया गया था। दूसरी ओर जो नई बुजुर्ग देविका वहां भेजी गई थी, उसने उसे चौंका दिया था, क्योंकि वह बुजुर्ग न केवल उसे प्रताड़ित करने से बचती थी, बल्कि वह हर दिन उसके घावों को ठीक भी करती थी। इसके अलावा वह बुजुर्ग अक्सर उसे आरव के बारे में बताती थी। इस कारण वह अत्यंत व्याकुल और भ्रमित महसूस कर रही थी। हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था क्योंकि अगर वह आरव के बारे में सुन सकती थी तो उसके लिए इतना ही काफी था। सरिता के चेहरे पर धीरे धीरे संतोष का भाव आ गया क्योंकि उसका बेटा आखिरकार साधारण नहीं था। लेकिन शायद मैं उस दिन तक इंतजार नहीं कर पाऊंगी जब मैं उसे देख सकूं। आरव की तलवार सम्राट पर जीत की खबर मिलने के बाद दक्षिणी क्षेत्र की 6 बड़ी शक्तियों ने समान व्यवहार किया और चुप्पी साधे रखी।
क्योंकि अब आरव ऐसा कोई नहीं था जिसे वे अपनी मर्जी से कुचल सकें। क्यों? क्योंकि जब तक आरव रैंकिंग्स में एक अच्छी स्थिति के लिए प्रयास करता है तो उसकी प्राकृतिक प्रतिभा और ताकत के साथ मध्य क्षेत्र के वे 3 9th रैंक संप्रदाय निश्चित रूप से उसके लिए अपने दरवाजे खोल देंगे। जब तक आरव उनमें शामिल हो जाता तब तक वे उसके खिलाफ असहाय होते। हालांकि इससे वास्तव में कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि आरव चाहे कितना भी विलक्षण और उत्कृष्ट क्यों न हो, वह अंत में केवल एक राजा स्तर का साधक था। राजा स्तर तो छोड़िए, अगर वह राज सिंहासन स्तर का साधक भी होता तो क्या होता? सिर्फ एक व्यक्ति उनके संप्रदायों को कैसे गिरा सकता था? यह एक मजाक था। फिर भी 6 बड़ी शक्तियों के उच्चाधिकारियों के मन में इन सब बातों को लेकर जटिल भावनाएं थीं, क्योंकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि आरव की प्रतिभा वास्तव में इतनी असाधारण होगी कि वह 8वें स्तर की तलवार इंटेंट रखने वाले तलवार सम्राट को हरा देगा। विशेष रूप से तलवार संप्रदाय आरव की इस उपलब्धि के बारे में जानकर पूरा तलवार संप्रदाय तुरंत एक अजीब माहौल में घिर गया था। वे समझ नहीं पा रहे थे कि उन्हें गुस्सा होना चाहिए या खुश। गुस्सा इस बात पर था कि संप्रदाय ने वास्तव में आरव को छोड़ने का फैसला किया था और एक ऐसे तलवार साधक को खो दिया जो तलवार सम्राट को हरा सकता था। इसके विपरीत खुशी इस बात की थी कि एक तलवार साधक जो कभी उनके संप्रदाय का सदस्य था और उनके बीच ही साधना की थी, उसने तलवार सम्राट को हरा दिया था। चाहे जो भी हो, जैसे ही आरव की जीत की खबर तलवार संप्रदाय तक पहुंची, जिस जगह पर आरव पहले रहता था उसे खाली कर दिया गया, क्योंकि वहां रहने की हिम्मत किसी ने नहीं की। इसके अलावा यह बात कि आरव कभी एक श्रम शिखर का शिष्य था जो चुपके से शीत समीर खाई में साधना करने जाता था, धीरे धीरे पूरे तलवार संप्रदाय में फैल गई। मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि वह तलवार सम्राट को भी हरा पाएगा। हे भगवान, क्या वह वही श्रम शिष्य है जिसने सालों पहले मेरे साथ काम किया था? क्या वह आरव जिसने तलवार सम्राट को हराया वास्तव में वही आरव है जिसे मैं जानता हूँ? अभी कुछ ही समय बीता है, फिर भी उसने आरोहण रैंकिंग्स में प्रथम स्थान प्राप्त किया और अब उसने तलवार सम्राट को भी हरा दिया है। स्थापना पूर्वज के अलावा तलवार संप्रदाय के इतिहास में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो ऐसी उपलब्धियों की तुलना कर सके। लेकिन संप्रदाय ने उसे क्यों निकाला? भविष्य में वह निश्चित रूप से हमारे तलवार संप्रदाय को गौरव की ऊंचाइयों तक ले जा सकता था। मैं वास्तव में उसी संप्रदाय से था जिससे वह तलवार साधक था जिसने तलवार सम्राट को हराया। भले ही यह अतीत की बात हो, लेकिन ऐसा हुआ तो था। हाँ, अफसोस, अगर संप्रदाय ने उसे नहीं निकाला होता तो क्या दक्षिणी क्षेत्र की युवा पीढ़ी में कोई हमारे तलवार संप्रदाय का मुकाबला कर पाता? अफसोस, कितनी शर्म की बात है। उल्लेखनीय बात यह थी कि आरव को तलवार संप्रदाय से निकाले जाने की बात पूरे दक्षिणी क्षेत्र में तेजी से फैलने लगी। हर रात की कहानी, हर दिन का धमाका, सिर्फ स्टोरी हंगामा पर। तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि अगली कहानी आप मिस ना कर पाए। उसके बाद दक्षिणी क्षेत्र के सभी साधक और शक्तियां तलवार संप्रदाय के दुर्भाग्य का मजा लेने लगे। बेशक सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि तलवार संप्रदाय और उसके सभी उच्चाधिकारियों को एक उपनाम दिया गया, अज्ञानी मूर्ख। इसी घटना के कारण कुछ वंशों ने अपने शिष्यों को तलवार संप्रदाय से वापस बुलाना शुरू कर दिया, क्योंकि उनके अनुसार भले ही उनके वंश के शिष्यों में प्राकृतिक प्रतिभा हो, वह शायद तलवार संप्रदाय में दफन हो जाएगी। यह कहा जा सकता था कि तलवार सम्राट पर आरव की जीत ने तलवार संप्रदाय पर जो नकारात्मक प्रभाव डाला वह बहुत बड़ा था। दूसरी ओर तलवार संप्रदाय के उच्चाधिकारियों ने अपनी चुप्पी साधे रखी और स्थिति को बचाने के लिए कुछ नहीं किया। उन्होंने बस तलवार संप्रदाय के शिष्यों को जाने दिया और उन हानिकारक अफवाहों को फैलने दिया।
ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने उन्हें सुना ही नहीं, और इसने अन्य सभी बड़ी शक्तियों को बेहद हैरान और भ्रमित कर दिया। तंत्र संघ का मुख्यालय। इस समय तंत्र संघ के सभी उच्चाधिकारी एक हॉल में सन्नाटे में बैठे थे। थोड़ी देर बाद तंत्रीश जो मुख्य सीट पर बैठे थे, उन्होंने धीरे से आह भरी और कहा, उस बच्चे के स्वाभिमान को देखते हुए वह बिल्कुल वापस नहीं आएगा। ठीक है, भले ही वह तंत्र संघ में वापस न आए, लेकिन सुधाकर और उसकी छोटी बहन की मौजूदगी के कारण हम दुश्मन नहीं बनेंगे। लेकिन यह सिर्फ अफसोस की बात है। कितनी अफसोस की बात है। दूसरे बुजुर्गों ने यह सुनकर अपना सिर हिलाया और उनकी आंखों में साफ पछतावा था। यह झूठ होता अगर वे कहते कि उन्हें पछतावा नहीं है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। हॉल के बाहर पत्थर की सीढ़ियों पर दो छोटी लड़कियां बैठी थीं। करिश्मा, क्या तुमने सुना? मेरे बड़े भाई ने तलवार सम्राट को हरा दिया। हम वह निश्चित रूप से मेरी मां को छुड़ा लेंगे और वापस आने पर हम सबको फिर से मिला देंगे। छी! क्या यह वास्तव में इतना महान है? मैं भी ऐसा कर सकती हूँ। मैं गारंटी देती हूँ कि एक ही सुपर तंत्र निश्चित रूप से उसे उड़ा देगा, शायद नहीं। मैंने सुना है कि तलवार सम्राट अत्यंत शक्तिशाली है। सच में? अगर वह शक्तिशाली है तो मैं 2 सुपर तंत्रों का उपयोग करूंगी। वह निश्चित रूप से उसे उड़ाने के लिए पर्याप्त होना चाहिए। आखिरकार सिर्फ एक ही आत्मिक स्तर के साधक को पूरी तरह से खत्म कर सकता है, इसलिए 2 निश्चित रूप से उसे मारने के लिए पर्याप्त होंगे। यदि 2 पर्याप्त नहीं हैं, तो मैं 3 या 4 का उपयोग करूंगी। वैसे भी मेरे पास उनका ढेर है। थोड़ी देर बाद, करिश्मा, मुझे अपनी माँ और बड़े भाई की याद आ रही है। गहरी सोच के कुछ पलों के बाद मुझे भी उस छोटे श्रमिक आरव की थोड़ी याद आती है। वह प्राचीन युद्ध क्षेत्र में खेलने गया, लेकिन मुझे साथ नहीं ले गया। क्या वह चिंतित था कि मैं उसके लिए बोझ बनूंगी? कितना गुस्सा आता है। चलो उसके बारे में बात नहीं करते। त्रिशा, चलो शहर के पश्चिमी इलाके में खेलने चलते हैं। मैंने सुना है कि वहां एक बहुत ही अहंकारी युवा नवाब है। चलो उसे उड़ा देते हैं और उसे थोड़ा विनम्र बनाते हैं। अमर आनंद भोजनालय। एक कामुक और आकर्षक महिला ने अपने हाथ में एक पत्र को देखा और फिर उसके होठों के कोनों पर धीरे धीरे एक आकर्षक मुस्कान आ गई। उसने कहा, उसने अकेले ही 4 महान दिग्गजों से लड़ाई लड़ी और इस युग के तलवार सम्राट को भी हरा दिया। हाँ, जैसा कि उस पुरुष से अपेक्षित था जिसे मैंने, नयनतारा, ने पसंद किया था। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसने अपने चेहरे से मुस्कान हटा ली और कहा, काया, आदेश दो। छाया संघ के सभी सदस्यों को 6 बड़ी शक्तियों, विशेष रूप से तलवार संप्रदाय और पुष्प महल पर कड़ी नजर रखने का आदेश दो। यदि वे कोई असामान्य कार्रवाई करते हैं तो मुझे तुरंत सूचित करें। जी। अंधेरे के भीतर से एक महिला की आवाज आई। प्राचीन नगर, रत्न संग्रह भवन। बीरा की निगाहें गंभीर थीं क्योंकि वह अपने सामने रखे एक नील ड्रैगन के विशाल शव को देख रही थी। मैडम बीरा, यह शव कितने में बेचा जा सकता है? आरव ने अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ कहा। वर्तमान में उसे पैसों की सख्त जरूरत थी। आखिरकार उसे धीराक्ष और अन्य लोगों के लिए उपकरणों का एक सेट लाना था और वह स्वाभाविक रूप से उनके लिए सबसे अच्छा लाने का इरादा रखता था। क्योंकि उनकी ताकत और प्राकृतिक प्रतिभा जबरदस्त थी, इसलिए वे निश्चित रूप से भविष्य में उसके साथ दुनिया पर राज कर सकेंगे। बीरा ने उसे जवाब नहीं दिया। उसने बस उस पर एक नजर डाली और फिर मुस्कुराते हुए कहा, कहने की जरूरत नहीं है, युवा मास्टर आरव ने वास्तव में मुझे आश्चर्यचकित कर दिया है। इस युग की तलवार सम्राट को अपनी ताकत दिखाने का मौका भी नहीं मिला
उससे पहले ही आपने उसे हरा दिया। इसके अलावा आपने रहस्यमय म्यान को भी खुद को दिखाने के लिए मजबूर कर दिया। युवा मास्टर आरव ने वास्तव में मुझे हैरान कर दिया है। आरव मुस्कुराया और बोला, प्रशंसा के शब्दों की कोई आवश्यकता नहीं है। मैडम बीरा, चलिए इस ड्रैगन के शव की कीमत के बारे में बात करते हैं। इस ड्रैगन का पूरा शव एक खजाना है। हालांकि इसे बेचा नहीं जा सकता, बीरा ने कहा। क्यों? क्या आप मेरे आन वंश को नील ड्रैगन वंश का दुश्मन बनाना चाहते हैं? बीरा ने कहा। ड्रैगन वंश अत्यंत गर्वित होता है। अगर उन्हें पता चला कि उनके वंश के किसी सदस्य को मनुष्यों द्वारा बेचा या नीलाम किया गया है, तो वे निश्चित रूप से हम सभी को नष्ट करने तक नहीं रुकेंगे। भले ही मेरा आन वंश उनसे नहीं डरता, लेकिन बिना किसी कारण के एक दुर्जेय दुश्मन बनाने की वास्तव में कोई आवश्यकता नहीं है। आरव ने भौहें सिकोड़ी और वह कुछ कहने ही वाला था कि बीरा ने अपनी बात जारी रखी। हालांकि मेरा आन वंश इस शव से टॉपग्रेड डार्क खजाने बना सकता है। आरव यह सुनकर प्रसन्न हुआ और उसने कहा, यह सबसे अच्छा रहेगा। दोस्तों, स्टोरी को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब कर दिया करो, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। 2 दिन बाद अजीब आकार के 15 गहरे काले रंग के खंजर आरव के सामने प्रकट हुए। ये वे खंजर हैं जो तुम्हारी इच्छा के अनुसार अश्वत्थ के दांतों से बनाए गए हैं, बीरा ने कहा। अश्वत्थ के दांत अपने आप में ही बेहद नुकीले हैं और मैंने इनमें कुछ विशेष सामग्रियां भी मिलाई हैं। ये खंजर आसानी से निम्न श्रेणी के धरती स्तर के कवच को काट सकते हैं और यदि उपयोगकर्ता की शक्ति अच्छी हो तो निम्न श्रेणी के दिव्य स्तर के कवच के भी टुकड़े किए जा सकते हैं। कुछ विशेष सामग्रियां? आरव ने पूछा। बीरा ने सिर हिलाया और कहा, अगर मैं गलत नहीं हूं तो तुम ये खंजर अपने खूनी पेशेवरों के लिए ले रहे हो, है ना? आरव ने सहमति में सिर हिलाया। उसने इसे छिपाने की कोशिश नहीं की और न ही वह छिपा सकता था। आखिरकार प्राचीन नगर के बाहर उन 10 हत्यारों को सभी ने दैत्य योद्धाओं का सहार करते देखा था। मैंने इनमें कुछ विष मिलाया है। एक बार जब दुश्मन इन खंजरों के विष के संपर्क में आता है तो एक आत्मिक स्तर का विशेषज्ञ भी बिना मारक दवा के इसका प्रतिरोध नहीं कर पाएगा। इसके अलावा यह विष संक्षारक है और डार्क खजानों के लिए बहुत विनाशकारी है। इसलिए यह खूनी पेशेवरों के लिए अत्यंत उपयुक्त है, बीरा ने बताया। यह सुनकर आरव प्रसन्न हुआ। उसने खंजरों को सुरक्षित रख लिया और कहा, आपका धन्यवाद मैडम आन। यह तो एक छोटी सी बात है, बीरा ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ और चीजें भी हैं। वे गुप्त ड्रैगन स्तंभ में तुम्हारे काम आ सकती हैं। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, बीरा ने अपनी उंगली हल्के से घुमाई और आरव के सामने 5 डार्क खजाने प्रकट हो गए। उन्हें देखकर आरव अपनी सुध-बुध खो बैठा। पहला डार्क खजाना हड्डियों से बनी एक तलवार थी। जी हाँ, पूरी तलवार एक हड्डी से बनाई गई थी। यह लगभग 1 मीटर लंबी, 2 अंगुल चौड़ी थी और इसके किनारों पर आरी जैसे दांत बने थे। इसके अलावा इसमें कोई सजावट नहीं थी, यह बस एक साधारण हड्डी की तलवार थी। हालांकि आरव को देखते ही यह तलवार पसंद आ गई और इसका कारण इसकी सादगी थी। यह तलवार अश्वत्थ की गर्दन के नीचे की रीढ़ की हड्डी से बनाई गई है, जो उसके शरीर का सबसे कठोर हिस्सा है, बीरा ने कहा। मैंने इसमें लगभग 100 प्रकार के उच्च गुणवत्ता वाले खनिज भी मिलाए हैं। इसका कोई विशेष प्रभाव नहीं है, यह बस असाधारण रूप से कठोर है। इसे एक दिव्य कलाकृति से भी आसानी से नष्ट करना असंभव है। आरव ने सिर हिलाया और अपनी उंगली से एक इशारा किया। ज्वाला की एक लहर प्रकट हुई और हड्डी की तलवार से चिपक गई। पल भर में वह नरक अग्नि से लिपटी एक दहकती हुई तलवार बन गई और तुरंत गहरी लाल हो गई। तलवार के भीतर लाल तरल की रेखाएं दिखाई देने लगीं,
जो लगातार घूम रही थीं, जिससे एक विचित्र और रहस्यमयी दृश्य बन गया। जब यहाँ नरक अग्नि प्रकट हुई तो बीरा के बगल में तुरंत एक सुंदर महिला प्रकट हुई। उसकी आंखों में नरक अग्नि को देखकर गंभीरता के भाव थे। इसके विपरीत बीरा शांत दिख रही थी, बस उसकी आंखों में थोड़ी जिज्ञासा थी। थोड़ी देर बाद नरक अग्नि की गर्मी से हड्डी की तलवार और भी लाल हो गई, लेकिन उसे कोई नुकसान नहीं हुआ। बेशक आरव ने नरक अग्नि की पूरी शक्ति का उपयोग नहीं किया था, अन्यथा एक दिव्य कलाकृति भी इसे सहन नहीं कर पाती। भले ही उसने पूरी शक्ति का उपयोग नहीं किया था, फिर भी आरव इस हड्डी की तलवार से बहुत संतुष्ट था। इसी बीच बीरा ने अचानक पूछा, क्या यह वही प्राकृतिक खजाना है? आरव ने सिर हिलाया और कहा, यह मुझे एक वरिष्ठ ने दिया था। बोलने के बाद आरव ने नरक अग्नि को वापस अपने शरीर में बुला लिया। ओह, बीरा ने कहा। उसने समझदारी दिखाते हुए आगे कोई सवाल नहीं किया, बस उसके मन में थोड़ा विस्मय था। वह सोच रही थी कि वह वरिष्ठ कौन होगा जिसने एक प्राकृतिक खजाना दान कर दिया, और उनकी शक्ति कितनी होगी। आरव ने कुछ देर हड्डी की तलवार के साथ अभ्यास किया और फिर उसे अपने अनंतकोश अंगूठी में रख दिया। इसके बाद उसने बाकी डार्क खजानों को देखा। शेष 4 खजानों में ड्रैगन के पंजों के आकार के 2 दस्ताने और जूतों की एक जोड़ी थी। इन्हें अश्वत्थ के पंजों से बनाया गया है, बीरा ने समझाया। ड्रैगन के पंजे स्वाभाविक रूप से बहुत नुकीले होते हैं और उस हड्डी की तलवार से भी अधिक तीखे हैं। मैंने इसमें अर्धदिव्य कलाकृति स्तर का खनिज रिफाइंड डार्क स्टील मिलाया है, जिससे ये और भी भयानक हो गए हैं। सीधे शब्दों में कहें तो यह निम्न श्रेणी के दिव्य स्तर के कवच को आसानी से फाड़ सकता है। आरव ने अपने हाथों से इशारा किया और ड्रैगन के पंजे तुरंत उड़कर उसकी हथेलियों पर आ गए और उसके हाथों के साथ पूरी तरह जुड़ गए। 1 सेकंड से भी कम समय में उसके हाथ ड्रैगन के पंजों में बदल गए। हवा में हाथ घुमाते ही हवा फटने की तीखी आवाज गूंज उठी। कितने नुकीले और कितने शक्तिशाली, आरव ने अपने हाथों के पंजों को देखते हुए धीमी आवाज में कहा। बेशक ये शक्तिशाली हैं, बीरा मुस्कुराई और बोली, यदि तुम इन ड्रैगन पंजों और हड्डी की तलवार को अपनी नरक अग्नि से ढक सको तो तुम नाजिन के आकाशभेदी आघात का सामना कर पाओगे। हालांकि यह तुम्हारी नरक अग्नि के उपयोग पर निर्भर करता है। आरव ने बीरा की ओर देखा और फिर उसकी नजर जूतों पर पड़ी। यहाँ तक कि मुझे यह डार्क खजाना तुम्हें देते हुए थोड़ा संकोच हो रहा है, बीरा ने हल्के से हंसते हुए कहा। इसे इन सब में सबसे अच्छा और सबसे उपयोगी कहा जा सकता है। ओह, आरव ने कहा, कृपया विस्तार से बताएं। यह गति को बढ़ाता है। बिना किसी गूढ़ ऊर्जा के भी यह तुम्हारी गति को 3 गुना बढ़ा सकता है। यदि तुम इसमें ऊर्जा प्रवाहित करते हो तो यह तुरंत तुम्हारी गति को 5 गुना कर देगा। इसके अलावा इसमें ड्रैगन पंजों जैसा ही प्रभाव है। ये बहुत नुकीले हैं और दुश्मनों के खिलाफ इस्तेमाल किए जा सकते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मेरी चाची ने इन जूतों में एक उच्च श्रेणी की दिव्य स्तर की युद्ध तकनीक डाली है, 10 गुण वेग चाल। सक्रिय होने पर यह तुम्हारी मूल गति को 10 गुना तक बढ़ा सकता है। तुम अच्छी तरह जानते होगे कि 10 गुना गति का क्या अर्थ है। हालांकि यह बहुत अधिक ऊर्जा की खपत करता है और एक आत्मिक स्तर का योद्धा भी मुश्किल से ही इसका उपयोग कर पाएगा। आरव को यह बहुत पसंद आया। यदि यह 10 गुना गति की वृद्धि 9th नर्क हिमसमीर के साथ जुड़ जाए तो उसकी गति ऐसी होगी जिसे कोई आत्मिक स्तर का विशेषज्ञ भी नहीं पकड़ पाएगा, या शायद वह पलक झपकते ही एक आत्मिक स्तर के विशेषज्ञ को खत्म कर सकेगा। पसंद आने पर उसने तुरंत कार्रवाई की। आरव ने उन्हें अपने पैरों में पहन लिया। वे बिल्कुल सही और आरामदायक थे। बीरा ने आरव को देखा, कुछ नहीं कहा और अपनी चाय का एक घूंट भरा। सब कुछ समेटने के बाद
आरव ने अपना सिर उठाया और कहा, मैडम आन, भले ही मुख्य सामग्री मैंने दी थी, लेकिन मैं जानता हूं कि आपकी सहायता के बिना ड्रैगन के अवशेषों से इतने भयानक उपकरण बनाना संभव नहीं था। इस दुनिया में कुछ भी मुफ्त नहीं है। मुझे अपनी शर्तें बताइए। बीरा के चेहरे पर मुस्कान आई। उसने अपनी प्याली नीचे रखी और कहा, आरव, तुम्हारी ताकत के साथ शीर्ष 5 में आना मुश्किल नहीं होगा। शीर्ष 5 में आने पर तुम्हें ड्रैगन रेखा से कर्मफल का भाग्य प्राप्त होगा। तुम अकेले उस पूरे भाग्य का उपयोग नहीं कर पाओगे। इसलिए आप चाहती हैं कि मैं उस भाग्य का कुछ हिस्सा आपके आन वंश को दे दूं? आरव की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। क्या कर्मफल को विभाजित किया जा सकता है? बिल्कुल, बीरा ने कहा। जब तुम्हें भाग्य प्रदान किया जा रहा होगा, तब जिस भी व्यक्ति या संप्रदाय का विचार तुम्हारे मन में आएगा, भाग्य का अंश स्वतः ही उन पर उतर जाएगा। आरव चुप हो गया। थोड़ी देर बाद उसने कहा, सच कहूं तो मैं मुख्य रूप से किसी को बचाने के लिए यह भाग्य पाना चाहता हूं। भले ही ये डार्क खजाने बहुत कीमती थे, लेकिन अगर इससे दिव्या की सुरक्षा पर कोई असर पड़ता, तो वह इन उपकरणों को क्या, अपनी नरक अग्नि को भी छोड़ने के लिए तैयार हो जाता। बीरा शांत रही, लेकिन उसने हार नहीं मानी और कहा, ऐसा करते हैं, पहले उस व्यक्ति की जरूरतें पूरी करो जिसे तुम बचाना चाहते हो, और फिर जो बचे उसका कुछ हिस्सा मेरे आन वंश को दे देना, ठीक है? आरव ने गहराई से विचार किया और कहा, यह कोई समस्या नहीं है। बीरा मुस्कुरा दी। मुझे लगता है, आरव ने अचानक कहा, आन वंश ने भी निश्चित रूप से असाधारण प्रतिभा स्तंभ में भाग लेने के लिए अपने लोग भेजे होंगे। या शायद आपने कई अन्य असाधारण प्रतिभाओं के साथ भी ऐसे ही सौदे किए होंगे। हाँ, बीरा ने छिपाया नहीं। केवल मैं ही नहीं, कई अन्य गुप्त वंशों ने भी ऐसा ही किया है। हम धन खर्च करना पसंद करेंगे बजाय इसके कि एक अवसर हाथ से निकल जाए। कर्मफल हमारे वंश के भविष्य से जुड़ा है। सच तो यह है कि आन वंश की ओर से लगभग 100 अन्य योद्धा भाग ले रहे हैं। लेकिन आरव, मुझे तुम पर सबसे अधिक भरोसा है। आरव मुस्कुराया और बोला, मैं सम्मानित महसूस कर रहा हूं। फिर वह थोड़ा रुका और बोला, मैडम आन, आपने एक बार मुझसे किसी को प्रथम स्थान पाने से रोकने के लिए कहा था। मैं जानना चाहता हूं कि वह कौन है। कल स्तंभ खुलने वाला है, अब नहीं पूछा तो देर हो जाएगी। बीरा ने उदासीनता से आरव की ओर देखा और कहा, तुम उत्तर जानते हो, फिर क्यों पूछ रहे हो? तुम बस अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना। यदि तुम उसे नहीं रोक पाए, तो भी मैं तुम्हें दोष नहीं दूंगी। वह बहुत ही विलक्षण है। जब तक तलवार संप्रदाय के स्थापना पूर्वज पुनर्जन्म न लें, तब तक उसे कोई नहीं रोक सकता। आरव मुस्कुराया, लगता है आपने पहले से ही कोई योजना बना रखी है। शायद आपको उम्मीद भी नहीं थी कि मैं उसे रोक पाऊंगा। आरव, तुम बहुत विनम्र बन रहे हो, बीरा ने सपाट स्वर में कहा। मुझे विश्वास है कि वह भी तुम्हें कम आंकने की हिम्मत नहीं करेगी। आखिरकार तुम्हारे पास प्रबुद्ध तलवार और एक प्राकृतिक खजाना है। आरव ने अपना सिर हिलाया। चलो इन बातों को छोड़ते हैं। संक्षेप में, आपकी मदद के लिए धन्यवाद। मैं इस दयालुता को याद रखूंगा। कल स्तंभ खुल रहा है, इसलिए मैं तैयारी के लिए जा रहा हूं। विदा। बोलने के बाद आरव ने थोड़ा झुककर अभिवादन किया और मुड़कर चला गया। आरव के जाने के बाद बीरा के पीछे खड़ी सुंदर महिला ने अचानक कहा, वह एहसानों से विचलित नहीं होता, निर्णायक और क्रूर है, और उसकी प्रतिभा असाधारण है। साथ ही वह एक वफादार व्यक्ति भी है। वह वास्तव में बुरा नहीं है। छोटी बच्ची, उसके बारे में विचार करो। यह सुनकर बीरा स्तब्ध रह गई और दरवाजे की ओर देखते हुए ख्यालों में खो गई। अब क्या होने वाला है, आगे सुनते रहिए सर्वशक्तिमान हमारे चैनल स्टोरी हंगामा पर।